हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। बच्चों, मैं सीए संतोष पांडे। मैं बच्चे टीचिंग का काम करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स के लिए। क्लास 11th इकोनॉमिक्स के लिए बच्चे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग इसको पढ़ें, आप लोग इसका लाभ उठाएं, यही आशा है। ठीक है बच्चों, तो आइए ज़रा हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्लास 11th में हमारा इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है। पहले हम थोड़ी उसकी बात करते हैं, फिर हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम बच्चों यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लास 11th की, और जो हमारा सब्जेक्ट है ये है इकोनॉमिक्स। वैसे तो पूरा नाम इसका होना चाहिए इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये बच्चों इसका पूरा नाम है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चों, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। मेरे साथ साथ आप सभी बच्चे नोटिंग करेंगे, ये नहीं कि आप बस देख रहे हो। मेरे साथ साथ जैसे मैं नोट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप भी अपने साथ नोट करते रहें, जिससे आपके पास एक बढ़िया सा नोट्स बन जाए और आपके बहुत काम आए वो। तो बच्चे, इसके दो पार्ट हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बच्चे आपके लिए 40 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स भी आपके लिए 40 मार्क्स। इस प्रकार से आपका ये जो पेपर है वो 80 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है? तो मैं दोनों ही बातें आप लोगों को पढ़ाऊंगा, दोनों ही चीज़ों के वीडियो आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन आज हम जब स्टार्टिंग कर रहे हैं बच्चे, तो आज हम इस वाले पोर्शन से स्टार्टिंग करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से, जो कि 40 मार्क्स के लिए रहेगा। ये हमारा क्लास 11 का इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है। दो बुकें हैं आपके पास। पहली बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से 40 मार्क्स, दूसरी बुक स्टैटिस्टिक्स के नाम से अगेन 40 मार्क्स, 80 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा मैं आज आप लोगों के साथ करूंगा। तो सभी बच्चे फटाफट से मेरे साथ साथ काम करना शुरू कर दें। नाउ चैप्टर 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो आज हम बच्चे अपना चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे। बुक कौन सी आप लें? कोई भी बुक ले सकते हैं, जो सी बुक आपके स्कूल में लगी हुई है। ठीक है? वैसे टी.आर. जैन एंड बी.के. ओहरी की बुक आती है, वो भी आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, अच्छी बुक है। ठीक है? बाकी जो से भी आपके स्कूल में लगी हो वो बुक आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब में सेम बातें। तो मैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन की बात करूंगा बच्चे। आइए ज़रा देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहली बात आती है बच्चों, हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, इस वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं।
तो आइए ज़रा देखें क्या है मामले यहाँ पे। सबसे पहले बात आती है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। मेरे साथ साथ सभी बच्चे अपने नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है, जिससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। तो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, सबसे पहला सवाल आता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो बच्चे इकोनॉमिक्स क्या है आइए देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज ए subject matter. Economics is a subject matter that deals with rational management of scarce, जिसे लिमिटेड भी बोल देते हैं, दैट डील्स विद रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केयर्स और लिमिटेड रिसोर्सेस टू मीट अनलिमिटेड वांट्स एट micro level as well as macro level. Now this is the definition of economics. Economics is a subject matter that deals with rational management of limited resources to meet unlimited wants at micro level as well as macro level. तो बच्चों यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान दे देना है हमें। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये बताता है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेस के द्वारा अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे मीट करें, कैसे फुलफिल करें एट माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल। माइक्रो माने स्मॉल छोटे लेवल, मैक्रो माने लार्ज यानी कि बड़े लेवल पर। क्या मतलब है इसका समझाता हूँ आपको, लेकिन पहले बताइए व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मेथड दैट डील्स विद रेशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, की जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका कैसे हम समझदारी से प्रयोग करें जिससे कि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा कर सकें, माइक्रो लेवल पर भी और मैक्रो लेवल पर भी, छोटे लेवल पर भी यानी कि एक व्यक्ति या एक कंपनी के रूप में भी, और मैक्रो लेवल यानी कि पूरी कंपनी के रूप में भी, जिससे हम ये काम अपना कर सकें। अब बच्चों यहाँ पे कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ बातें हैं तो उस बातों का ध्यान रखना है। मैं एक एक करके सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन बच्चे ये इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन मैंने आपको दी है ये बताता है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज मतलब कोई भी चीज़ जिससे हम कोई अपनी ज़रूरत पूरा कर सकें। बच्चे रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज का मतलब जो हमारी किसी भी ज़रूरत को पूरा करे, एनीथिंग which fulfill any of our need और रिक्वायरमेंट, जो हमारी किसी भी ज़रूरत को या रिक्वायरमेंट को पूरा करे वो रिसोर्स कहलाता है। जैसे लैंड, लैंड किस काम आता है, घर बनाने के, पार्क बनाने के, सड़क बनाने के, तो लैंड इज ए रिसोर्स। वाटर, वाटर किस काम आता है बताओ ना, वाटर पानी पीने के काम आता है, कोई चीज़ बनाने के काम आता है, नहाने के काम आता है, तो वाटर इज ए रिसोर्स। एयर, एयर रिसोर्स है। जितने फॉरेस्ट हैं
फॉरेस्ट से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, रिसोर्स है। समझ पा रहे हैं? मनी, पैसा, पैसा भी रिसोर्स है। पैसे तो आप जानते हैं कई सारे कामों में आते हैं। तो रिसोर्सेज का मतलब एनीथिंग विच फुलफिल्स एनी ऑफ आवर नीड्स और रिक्वायरमेंट। एक ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे किसी काम आए, जो हमारी किसी ज़रूरत को पूरा करे, दैट इज़ रिसोर्स है। फिर वो लैंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, मनी हो सकता है, सब कुछ बच्चे इसे हम बोलते हैं रिसोर्सेस। ये मैंने 2-4 के नाम लिखे हैं। कोई भी चीज़ XYZ अगर वो किसी हमारे काम आती है, दैट इज़ रिसोर्स, संसाधन है। अब बच्चे ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमेशा ही स्केर्स रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं, यानी कि जितनी ज़रूरत होती है उससे हमेशा कम रहते हैं। यहाँ पे एक स्केर्स शब्द आया है बच्चे। स्केर्स मतलब स्केर्सिटी, स्केर्स मतलब स्केर्सिटी, स्केर्स मतलब कम। तो स्केर्स या स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन सप्लाई इज लेस देन डिमांड। हमें कोई चीज़ जितनी चाहिए वो कम है जितनी वो उपलब्ध है। मतलब उपलब्धता कम है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। मतलब रिसोर्सेस हमारे पास, ये हमारे पास अगर मान लो ये कोई रिसोर्स है, ये कोई रिसोर्स है जो कि इतना है, और इस रिसोर्स की हमें ज़रूरत कितनी है? इतनी है। तो दिस सप्लाई इज लेस देन द डिमांड ऑफ द रिसोर्सेस। तो व्हेन सप्लाई इज लेस देन डिमांड ऑफ द रिसोर्सेस, चाहे वो फिर कोई भी रिसोर्स हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो, चाहे मनी हो, तो हम उसे बोलते हैं स्केर्स या स्केर्सिटी। तो इकोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं, ये सीखते हैं कि रिसोर्सेस अगर कम हो और हमें उन रिसोर्सेस की ज़रूरत ज़्यादा हो, तो फिर कैसे हम कम रिसोर्सेस से कैसे अपना काम हम चलाएं, कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेस से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करें, कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेस से कैसे हम अनलिमिटेड वांट्स को, अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट्स को कैसे हम पूरा करें, यही हमें सिखाया जाता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बताता है कि हाउ टू मीट, कैसे पूरा करें अनलिमिटेड वांट्स को। क्योंकि बच्चे हमारी ज़रूरतें बहुत सारी होती हैं। जैसे अगर हम पैसे को ले लें, मनी को ले लें, तो मनी एक रिसोर्स है, उसकी ज़रूरत हमें देखो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती, अनलिमिटेड है, लेकिन पैसे हैं कितने? कम है। तो मनी के रूप में रिसोर्सेस कम है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड या स्केर्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। और इसी रिसोर्सेज की जो कमी है इन कंपेरिजन का, उसकी जो डिमांड है हमें, उसी को हम बोलते हैं स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मीन्स व्हेन द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्स क्या है? कोई भी चीज़ जो हमारे किसी भी काम आए। तो इकोनॉमिक्स ये बताता है कि कम चीज़ों से, कम पैसे से, कम ज़मीन से, कम पानी से कैसे हम अपनी ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ। यही तरीका हमें इकोनॉमिक्स में सीखने को मिलता है। चाहे फिर वो छोटे लेवल पर हो, माइक्रो लेवल पर हो, यानी कि मैं और आप अपने कम पैसे से अपनी ज़्यादा ज़रूरतों को कैसे पूरा करें, या हमारा पूरा का पूरा देश जो 138 करोड़ लोगों से मिलकर बना है, उसके सामने भी यही समस्या है कि कम रिसोर्सेस, कम पैसे से, कम वाटर से, कम लैंड से कैसे अपनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स को, अपनी ज़्यादा ज़रूरतों को कैसे वो पूरा करें। तो इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद, जो हमें ये बताता है कि कैसे हम रेशनल मैनेजमेंट करें, कैसे हम समझदारी से इस रिसोर्सेज का यूज करें, लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करें, जिससे कि हम अपनी ज़्यादातर ज़रूरतों को पूरा कर पाएँ, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, चाहे वो बड़े लेवल पर हो। ठीक है बच्चों। अब रिसोर्सेज क्या होता है? मैंने बताया कि जो हमारे किसी भी काम आए, दैट इज़ रिसोर्स। स्केर्सिटी या स्केर्स का मतलब होता है कि जब उस चीज़ की ज़रूरत
हमें ज़्यादा हो लेकिन वो चीज़ हमारे पास कम हो, व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये जो एक इकोनॉमिक्स की परिभाषा बताई कि कैसे हम समझदारी से प्रयोग करें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का, जिससे कि हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर सकें, मीट कर सकें। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन बच्चे ये जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, मात्र एक ही डेफिनेशन हमारे पास नहीं है, कई सारी हमारे पास डेफिनेशंस हैं, कई सारी हमारे पास डेफिनेशंस हैं। सम अदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, वो डेफिनेशंस तो है ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी हमारे पास इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि काफ़ी फेमस है, उसको भी हमें थोड़ा सा देख के चलना है। कौन कौन से हमारे पास डेफिनेशंस हैं बच्चे? एक डेफिनेशन है जो कि हमें प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दी। किसने दी? प्रोफेसर एडम स्मिथ ने एक डेफिनेशन दी। एक और डेफिनेशन हमारे पास है जो कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दी। एक डेफिनेशन हमारे पास और है जो प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स ने दी। एक और हमारे पास डेफिनेशन है जो कि किसने दी है? एक और हमारे पास डेफिनेशन है जो डेफिनेशन किसने दी है? प्रोफेसर लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स, इनका पूरा नाम है, चार्ल्स रॉबिन्स इनका पूरा नाम है। और एक और डेफिनेशन हमारे पास है प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन की, प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन की। जो डेफिनेशन हमने अभी देखी ये तो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है, इसके साथ किसी का नाम अटैच नहीं है, जो ये बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे हम पूरा करें। उसके लिए हमें रेशनल, लॉजिकल, समझदारी से रिसोर्सेज को यूज करना पड़ेगा। एक ये डेफिनेशन है। लेकिन बच्चे उसके अलावा एडम स्मिथ ने, अल्फ्रेड मार्शल ने, लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स ने और पॉल सैमुअल्सन, 4 और भी इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने हमें कुछ डेफिनेशंस दी हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं। इसलिए आपको इनके नाम पता होने चाहिए। तो कौन कौन से डेफिनेशन दी? एडम स्मिथ ने बच्चे जो हमें डेफिनेशन दी उसे हम बोलते हैं वेल्थ डेफिनेशन। मतलब इनकी डेफिनेशन पे ज़्यादा जोर इस बात पे था एडम स्मिथ की कि इकोनॉमिक्स में हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी हम बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी अर्न करें। एसेट या वेल्थ क्रिएशन पे था, संपत्ति के क्रिएशन पे था। और जो इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी है बच्चों, ये इनकी काफ़ी फेमस हुई है और इतनी फेमस हुई है कि इन्हीं को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि ये इकोनॉमिक्स के जन्मदाता हैं, इकोनॉमिक्स के पिता हैं। एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी, वेल डेफिनेशन, इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि इनको हमने बोला कि यही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। ये बच्चे स्कॉटिश थे। ये स्कॉटिश थे, मतलब ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी? वेल्थ की। या वेल्थ की डेफिनेशन किसने दी? एडम स्मिथ ने। प्रोफेसर लगा देना। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेसर एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश थे। ये बात सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए है, ठीक है ना। अब अल्फ्रेड मार्शल जो है, इन्होंने जो डेफिनेशन दी उसको हम वेलफेयर की डेफिनेशन कहते हैं। इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो वेलफेयर डेफिनेशन है। मतलब इन्होंने ये कहा कि इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं वेलफेयर की, कि किस प्रकार से हम सोसाइटी का वेलफेयर करें, कैसे लोगों का भला हो, वेलफेयर हो।
उन्होंने उससे रिलेटेड डेफिनेशन दी, और ये बच्चे ब्रिटिश के रहने वाले थे, ये ब्रिटिश के थे। इसी प्रकार से प्रोफेसर लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी वो स्कार्सिटी डेफिनेशन थी। स्कार्सिटी डेफिनेशन इन्होंने दी। आप कह सकते हैं कि जो अभी हमने डेफिनेशन देखी वो कहीं ना कहीं इनकी ही डेफिनेशन से मिलती जुलती है, क्योंकि इन्होंने यही कहा था कि रिसोर्सेस स्केयर्स हैं, लिमिटेड हैं, और वांट्स अनलिमिटेड हैं, इसीलिए हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम ये समझ सकें कि किस प्रकार से लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को हम पूरा कर सकें। तो वो डेफिनेशन इन्हीं की है, ऐसा तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन हाँ इनके कुछ करीब है, इनसे कुछ मिलती जुलती है। स्कार्सिटी डेफिनेशन इन्होंने दी। ये भी बच्चे ब्रिटिश के ही रहने वाले थे, ये भी ब्रिटिश के ही रहने वाले थे, ब्रिटिश के ही ये भी रहने वाले थे। मैं दोबारा से ये लिखूंगा, BRITISH, BRITISH, ये भी ब्रिटिश के ही रहने वाले थे। ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन, है ना। और प्रोफेसर सैमुअल्सन ने जो डेफिनेशन दी उसको हम बोलते हैं ग्रोथ डेफिनेशन। इन्होंने जो डेफिनेशन दी उसमें इन्होंने ये बात बताई, इस बात पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि इकोनॉमिक्स में हम इस बात की बात करते हैं कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सके, कैसे हम अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ ला सके। और इन्होंने जो डेफिनेशन दी है ग्रोथ वाली वो भी काफ़ी फेमस है, और ये कहाँ के थे, ये अमेरिकन थे, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने ये वाली डेफिनेशन आपको दी है। तो वो जो डेफिनेशन आपको बताई कि इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद द स्केर्स मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, वो तो डेफिनेशन है ही है कि हाउ टू मीट अनलिमिटेड वांट्स विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, वो तो है ही है। लेकिन उसके अलावा 4 डेफिनेशन आपको और पता होनी चाहिए कि किन व्यक्तियों ने कौन सी डेफिनेशन दी, कहाँ के रहने वाले थे, वो तो आपके लिए एक जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप ये जानना चाहें, वैसे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो एडम स्मिथ ने ये 1723 से 1790 तक ये दुनिया में रहे थे। 1723 से 1790 तक ये दुनिया में रहे थे। जो बात आती है अल्फ्रेड मार्शल की, वो 1842 से लेकर के ये 1924 तक ये रहे थे। इनकी जहाँ तक बात आती है प्रोफेसर लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स की, ये 1898 से लेकर के और ये हमारे 1984 तक ये दुनिया में रहे। और प्रोफेसर सैमुअल्सन की जो बात आती है बच्चे, ये 1915 में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। तो आप अगर देखें तो एडम स्मिथ 1723 में पैदा हुए थे, यानी कि ये पहले इकोनॉमिस्ट थे, पुराने हैं ये जिन्होंने डेफिनेशन दी। उसके बाद 1842 यानी इनके बाद फिर ये आए, इनके बाद फिर ये आए, इनके बाद ये आए। मैंने आपको जो बताया है कि ये कहाँ के थे और इनका समय क्या रहा है, ये आपके बस जनरल नॉलेज के लिए है। लेकिन इन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी या किसने कौन सी डेफिनेशन दी, ये आपको पता होना चाहिए। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो एक डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई, एग्जाम में आए तो यही डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब रिसोर्सेस यहाँ पे जो वर्ड आया है उसका ये मीनिंग है, स्कार्सिटी का मतलब मैंने आपको बताया कि जब रिसोर्सेस कम हो और उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, और ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एक और बात यहीं पे हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। एक और वर्ड होता है बच्चे, एक तो इकोनॉमिक्स होता है और एक होता है इकोनॉमी। एक होता है इकोनॉमी, आपने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमिक्स है जो बताता है कि लिमिटेड रिसोर्सेस के द्वारा कैसे अनलिमिटेड वांट्स को हम पूरा करें, और एक वर्ड है इकोनॉमी। तो व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमी, तो आइए देखें। इकोनॉमी इज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है
economy is a system which is related with economic activities, and helps people to earn their living। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है विच इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मीनिंग क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब कि पैसा कमाने से रिलेटेड जो भी काम होते हैं। आपकी माता जी आपके लिए जो काम करती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आप अपने भाई को पढ़ाते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें मैं पैसे लेता हूं। आपके पापा कंपनी में जॉब करते हैं तो वो वहां से सैलरी लेते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है, यानी कि जिसमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, और हेल्प्स पीपल टू अर्न देयर लिविंग, और उसी पैसे से फिर हम अर्न देयर लिविंग, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं, चाहे खाना हो चाहे कपड़ा हो, अपनी हर ज़रूरत को हम पूरा करते हैं, अर्न देयर लिविंग। तो इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच इज़ रिलेटेड विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच हेल्प्स पीपल टू अर्न देयर लिविंग, जो लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उपलब्ध कराने में मदद करती है। तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स इज ए डिफरेंट थिंग एंड इकोनॉमी इज ए डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखने के बाद अब हमें ये देखना है कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखने के बाद हमें ये देखना है कि जो हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बात करी, तो इकोनॉमिक्स जो है वो दो प्रकार का हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स को हम दो प्रकार से बच्चे क्लासिफाई कर सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। आप लोग बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें। मेरी हैंड राइटिंग तो खैर बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन आप लोग अच्छे से लिखें, ठीक है। आप लोग मेरे कंटेंट को देखें, मेरी बातों को सुने, राइटिंग आप लोग थोड़ा सा सुंदर सुंदर लिखें, यानी कि मेरे जैसी ही लिखें, ठीक है ना। बहुत अच्छी राइटिंग में आप लिखें। तो अब बात आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बच्चों। तो अब पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करेंगे तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो का क्या मतलब होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो आइए देखें व्हाट इज मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सभी बच्चे फटाफट से यहाँ पे देखें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग हमारे पास निकल कर के आता है। फटाफट से सभी बच्चे देखें यहाँ पे, मेरे साथ साथ आप लोग कॉपी भी करते रहें। माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। माइक्रो मीन्स स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद microeconomic deals with economic issues. Economic issues. Microeconomics deals with economic issues related to small economic units like an individual consumer, comma, an
इंडिविजुअल प्रोड्यूसर एक्सेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है छोटा। इसमें हम उन इकोनॉमिक इश्यूज की बात करते हैं, उन बातों की बात करते हैं जो कि स्मॉल यूनिट से रिलेटेड है, जो एक छोटे लोगों, छोटे एरिया से रिलेटेड है, छोटे लोगों से रिलेटेड है, कम लोगों से जुड़ी हुई जो बात है। जैसे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कितना खरीदेगा, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर किसी चीज़ की कितनी डिमांड करेगा, या एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या एक इंडिविजुअल कंपनी कितना प्रोडक्शन करेगी या कितना सामान सप्लाई करेगी, सेल करेगी, एक प्रोड्यूसर कितना प्रॉफिट अर्न करेगा। तो माइक्रो मीन्स स्मॉल इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद दोज इकोनॉमिक इश्यूज, उन बातों की बात यहाँ पे करता है जो कि स्मॉल यूनिट से रिलेटेड है, छोटे कम लोगों से रिलेटेड है, चाहे वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कितना खरीदेगा, कितनी डिमांड करेगा, कितना अर्निंग करेगा, या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कि वो कितना बनाएगा, कितना बेचेगा, क्या प्राइस रखेगा। अब बच्चों बात आती है इसके साथ साथ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? तो मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज। यहां पे बच्चे हम बड़े ग्रुप की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज related to whole economy or large part of the इकोनॉमी। मतलब कि मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उन इश्यूज की बात करते हैं, उन बातों की बात करते हैं जो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड हो, पूरे इंडिया की इकोनॉमी से जो रिलेटेड हो, कि पूरे इंडिया में सभी प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करेंगे, या पूरे इंडिया के सभी कंज्यूमर कितना कोई चीज़ खरीदेंगे, कितना डिमांड करेंगे, या लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम पूरे इंडिया की बात ना भी करें, मान लो पूरी दिल्ली की बात करें या सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो पूरी दिल्ली भी कोई छोटा नहीं है, पूरी दिल्ली भी एक लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बात करें, दैट इज ऑल्सो ए लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, तब भी हम उसे जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो अगर लार्ज पार्ट या पूरे इकोनॉमी की ही बात करें, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम स्मॉल पार्ट की या एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करें, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर हम बात करें कि इनमें डिफरेंस क्या है, अगर हम बात करें कि इनमें डिफरेंस क्या है बच्चों, तो हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इसमें तीन हम मेनली डिफरेंस की बात कर सकते हैं। इसमें हम अगर डिफरेंस की बात करें तो तीन डिफरेंस हम इसमें देखते हैं मेनली, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स और यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की बच्चे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले तो पहला पॉइंट, तीन ही इसमें हम डिफरेंस देखते हैं मेनली, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। देयर आर थ्री मेन डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंस क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज
रिलेटेड विद स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स। ये स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स किस में बात होती है, और ये रिलेटेड विद लार्ज इकोनॉमिक यूनिट्स और रिलेटेड विद होल इकोनॉमी। लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी या होल इकोनॉमी की यहां पे हम बात करते हैं। दूसरी बात आती है कि यहां पे हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट ऑफ ए प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोडक्ट कितना बनाएं या उसका प्राइस क्या रखें, एक प्रोडक्ट की बात होती है। और यहां पे बच्चे जो हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस एंड एग्रीगेट आउटपुट। जनरल प्राइस का मतलब होता है कि सभी प्रोडक्ट का प्राइस, क्योंकि यहां पे पूरे इकोनॉमी की बात हो रही थी, पूरे इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे फिक्स होता है, कैसे तय होता है, यहां पे हम उसकी बात करते हैं। या एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट माने टोटल। चूंकि हम पूरी इकोनॉमी या लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना आउटपुट हुआ, हर चीज का, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम बनाते हैं उन सभी का टोटल आउटपुट कितना है, टोटल प्रोडक्शन कितना है, यहां पे हम उसकी बात करते हैं। और यहां पे बच्चे हम बात करते हैं कि एज्यूम्स मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट। और यहां पे एज्यूम्स माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट। क्या मतलब है इसका, कि जब हम माइक्रो लेवल पे बात करते हैं कि एक कंपनी, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है या कम प्रोडक्शन कर रहा है, वो अपने एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो जब यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करेंगे या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कम खरीद रहा है या ज़्यादा खरीद रहा है, जब यहाँ पे चेंज होगा माइक्रो लेवल पे, तो हम ये मान के चलेंगे कि मैक्रो लेवल पर सब कुछ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि यहाँ पे पूरे इकोनॉमी का आउटपुट नहीं बढ़ घट रहा है, पूरी इकोनॉमी में लोग ज़्यादा या कम नहीं खरीद रहे, सिर्फ यहाँ पे एक कंपनी या एक कंज्यूमर कम या ज़्यादा खरीद रहा है। माइक्रो लेवल पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पे सब कुछ कांस्टेंट है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ऐसा हो एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं। और यहाँ पे क्या मानते हैं कि माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। मतलब एक कंपनी ज़्यादा नहीं बना रही, एक कंपनी का प्राइस नहीं बढ़ा घटा, लेकिन पूरी इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, पूरी इकोनॉमी के प्रोडक्ट के प्राइसेस आमतौर से इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे, और यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। तो अभी तक हमने क्या बातें करी, जरा मुझे एक बार आप लोग बताएं, अभी तक हमने क्या क्या बातें कर ली, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। अभी तक बच्चों हमने देखा कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने देखा रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कैर्सिटी की भी हमने डेफिनेशन देख ली, फिर हमने देखा कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं,
4 इकोनॉमिक्स की हमने वो भी देखा। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे बात करी इकोनॉमी की, फिर हमने बात करी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर हमने उसके डिफरेंसेस की बात कर ली है। अब बच्चों अगर हम देखें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया हमने यहाँ पे कवर करा है। अब हम जब अगली क्लास में चलेंगे तो इसका हम अगला पोर्शन, जो इसका रिमेनिंग पोर्शन है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आप सभी बच्चे जितनी बातें आज आपको कराई हैं इसको अच्छे से नोट्स करें, इसको आप लोग अच्छा से नोट करके बार बार उसको रीड करें, वीडियो की ज़रूरत पड़े तो बार बार वीडियो भी देखें, ठीक है ना, क्योंकि ये सब आपके बहुत काम आएंगी चीज़ें। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही काम करेंगे। सभी बच्चों को टाटा, बाय बाय, सी यू।